महाराष्ट्र केवल एक राज्य नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन की धरती रहा है। ये वही भूमि है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान की नींव रखी। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान विचारकों ने समाज को नई दिशा दी। यहाँ की विरासत संघर्ष, समानता और न्याय की प्रेरणा देती है। ऐसे गौरवशाली इतिहास वाले महाराष्ट्र में अब नए राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस विषय पर आने से पहले महाराष्ट्र की सदियों पुरानी शानदार ऐतिहासिक, सामाजिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा प्रकाश डालना उचित होगा। लेखक शूद्र शिव शंकर सिंह यादव। मनुस्मृति आधारित वर्ण व्यवस्था 18वीं सदी में अंग्रेजों की वैज्ञानिक सोच और मानवीय व्यवहार के कारण कुछ कमजोर पड़ने लगी। तभी ज्योतिबा फुले, जन्म 11 अप्रैल 1827, मृत्यु 28 नवंबर 1890, एक छूत शूद्र समाज का समृद्ध जमींदार, ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद पढ़ाई कर, ज्ञान हासिल कर सम्मानित पुरुष होने का दर्जा हासिल कर लेते हैं। बता देना उचित समझता हूँ कि उस समय पूना का पेशवाई शासन इतना क्रूर, निर्दयी, अमानवीय था कि गले में मटकी और कमर में झाड़ू जैसे दंडात्मक प्रतिबंध अछूत जातियों पर लगाया गया था। इसी अमानवीय प्रतिक्रिया ने फुले जी को झकझोर कर रख दिया था। परिणाम स्वरूप फुले दंपति ने अछूतों के उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और इसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई देने लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि इनके बाद इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को कोल्हापुर के राजर्षि शाहूजी महाराज, जन्म 26 जून 1874, मृत्यु 10 मई 1922, ने चालू रखा और ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद हिंदू वर्ण व्यवस्था को नकारते हुए, छुआछूत मिटाते हुए अपने शासन प्रशासन में शूद्रों को 50% तक रिजर्वेशन दिया। शाहूजी के सहयोग व प्रेरणा से सबसे निचले पायदान पर रहने वाले अछूत महार जाति के बाबा साहेब अंबेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891, मृत्यु 6 दिसंबर 1956, ब्राह्मणों के अपमान की क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया से विश्व विख्यात विद्वान बन गए। बाबा साहेब इन दोनों पिछड़ी जाति के महापुरुषों को अपना गुरु मानते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद SC, ST, OBC को संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। ब्राह्मण और शूद्र को सामाजिक दृष्टि से बराबरी का दर्जा देते हुए समता, समानता और बंधुत्व रूपी संविधान दिया। महाराष्ट्र की सामाजिक पृष्ठभूमि यह रही है कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था भी छिन्न भिन्न है। यहाँ सिर्फ 2 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण और शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य नदारत हैं। स्वाभाविक है, जब जगह खाली है तो कोई भी जगह लेने का दावा करता रहता है। कुंभी शाहूजी महाराज वंशज, माली फुले वंशज, शिवाजी महाराज के साथ यादव वंशज भी पाया जाता है। जमींदारी इन्हीं लोगों के नाम से जानी जाती है, जिसे मराठा कहते हैं। कुछ लोग अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन इतिहास में दर्ज है कि इन्हें ब्राह्मणों ने कभी क्षत्रिय न मानते हुए शूद्र ही माना है और उनके साथ शूद्र जैसा ही नीचता का व्यवहार भी किया है। यहाँ के ब्राह्मणों का शूद्रों पर अमानवीय व्यवहार, यहाँ तक कि मराठा राजाओं पर भी की पृष्ठभूमि को देखते हुए ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि कश्मीर, आसाम और तमिलनाडु की तरह 3% मनुवादियों के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं शुरू हुआ और पेशवाई हिंदुत्व के खिलाफ महाराष्ट्र में एक मजबूत विचारधारा क्यों नहीं पैदा होने पाई। कारण लोकतंत्र स्थापित होने से पहले या गुलाम भारत समय से ही बाबा साहेब ब्राह्मणवाद के खिलाफ हिंदू धर्म में सुधार की कोशिश करते हुए असफल होने पर 1935 के येवला कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा कर दिए कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। एक तरह से इस विद्रोह की धमकी का शूद्रों पर कोई खास असर तो नहीं पड़ा, लेकिन ब्राह्मणी छावनी में खलबली मच गई। बाबा साहेब की इस क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया में ब्राह्मण मंडली बाबा साहेब की महार जाति को छोड़कर सभी अछूत जातियों, जिनकी परछाई से परहेज करते थे, उनके पास भी जाकर हाथ जोड़ते हुए इज्जत देने लगे। बाबा साहेब के खिलाफ अनर्गल धर्म विरोधी प्रचार प्रसार करने में सफल हो गए। नतीजा सिर्फ महार जाति बाबा साहेब का अंतिम समय तक साथ दिया और धर्म परिवर्तन भी किया, लेकिन नागपुर के संघियों का युद्ध स्तर पर इतना घृणित प्रचार हुआ कि बाकी सभी अछूत या पिछड़ी जातियां ब्राह्मण से भी ज्यादा कट्टर हिंदू बन गई। इसलिए महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के खिलाफ सिर्फ एक ही हिंदुत्ववादी विचारधारा का वर्चस्व बढ़ता चला आ रहा है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र की खूबसूरती तभी सार्थक है जब सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो। वह भी सिर्फ संख्या ताकत से नहीं, बल्कि मजबूत विरोधी विचारधारा से भी हो, जो महाराष्ट्र में कहीं कोसों दूर तक दिखाई नहीं देती है। विचारधारा अब जाति आधारित हो गई।
लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की सफलता असफलता का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ उस पार्टी की विचारधारा होती है। वह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। नेहरू के शासनकाल में हिंदुत्व विचारधारा का आज जैसा महत्व नहीं था। कांग्रेस, जनसंघ, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, मजदूर, किसानवादी, समाजवादी, जनवादी आदि आदि। फिर धीरे धीरे शिक्षित होने पर पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना जागने लगी। स्वाभाविक है, भारत जातीय प्रधान देश रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। हिंदुत्व से हटकर मान्यवर कांशीराम साहिब ने जाति को जमात में बदलते हुए मनुवाद के खिलाफ बहुजन की राजनीति का जोश भरा और कुछ हद तक सफलता भी मिली। फिर उसके विरोध और उसी तर्ज पर मूल निवासी विचारधारा पैदा हुई। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर भाजपा ने धर्म आधारित मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुत्व की राजनीति शुरू किया। राजनीतिक सभी मानदंडों को ताक पर रखते हुए मनी मीडिया और माफिया का युद्ध स्तर पर दुरुपयोग करते हुए सफल भी हो गए। भारतीय लोकतंत्र को अर्थतंत्र में तब्दील कर दिया गया। परिणाम बहुजन सर्वजन हो गया और मूल निवासी कई टुकड़ों में बंटकर बिखर गया और जाति की या जाति के समूह की राजनीतिक पार्टियां कुकुरमुत्ता की तरह भाजपाइयों के इशारे पर पैदा होने लगी। इसका कारण आसान है और सबको मालूम भी है। उद्धव ठाकरे जी की सबसे मजबूत चुनी गई प्रजातांत्रिक संवैधानिक सरकार बिना किसी कारण या विरोध के पूरी तरह अदला बदली हो गई। खासियत यहाँ ये है कि सरकार बदली है, सरकार की विचारधारा हिंदुत्व नहीं बदली है, इसलिए जनमानस में कोई खास फर्क या विरोध दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि यहाँ विभिन्न जातियों में भाईचारा उत्तर भारत से बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। लेकिन लोकतंत्र का स्तंभ मजबूत नहीं है। यहाँ रामचरितमानस की मुगल काल में लिखी गई वो चौपाई याद आ गई, कोई नृप होए हमें क्या हानि। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि आज यहाँ का आदिवासी, अछूत मानी गई जातियां चमार, डोर, मातंग आदि और सभी पिछड़ी जातियां भी कट्टर हिंदू है, तो हिंदुत्व की राजनीति से परहेज क्यों होगा। ब्रेन वॉश होते होते सभी अपने बाप दादा के शूद्रता के अपमान और बलिदान को भूल गए। यहाँ तक कि मैं अनुभव कर रहा हूँ कि बुद्धिस्ट भी राजनीतिक रूप से हिंदुत्व राजनीति का विरोधी नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में साफ दिख रहा है कि सचिवालय जाने या दिल्ली जाने का बस अब एक ही विचारधारा हिंदुत्व का रास्ता बचता है। जब विचारधारा एक है तो सामाजिक स्तर पर बिना विरोध या अपमान के बिकना और खरीदना आसान है। अब सवाल ये है कि हर तरीके से खरीदने की ताकत किसके पास है। अब जिसके पास होगी वही शासन करेगा। मैंने करीब 40 सालों से अनुभव किया है कि कुछ स्वाभिमानी लोग भगवा मंडली के खिलाफ उसी हिंदुत्व रास्ते पर पैदल या मोटरसाइकिल से चलने की शुरुआत तो कर देते हैं। कुछ सालों तक अथक परिश्रम के बाद सफलता न मिलने पर निराश होकर हिंदुत्ववादी उस लग्जरी गाड़ियों में सहूलियत वाली लिफ्ट मिलने पर सवार हो जाते हैं। निवारण महाराष्ट्र के लोग अपने इतिहास को याद करते हुए महात्मा फुले दंपति, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और बाबा साहेब डा अम्बेडकर के वंशजों के अपमान और उनके संघर्षों को याद करते हुए भगवा मंडली को चुनौती देने की साहस करें और कह दे कि हम अमानवीय नफरती गोलवलकर की विचारधारा के हिंदू नहीं है। मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले फुले, शिवाजी, संभाजी और बाबा साहेब शूद्र के वंशज हैं और हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। बस इतना कहते ही राजनीतिक भूचाल के साथ महाराष्ट्र में भी दूसरा राजनीतिक रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। आपके समान दर्द का हमदर्द साथी गूगल शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। धन्यवाद। लेखक का विचार कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अपने विवेक का उपयोग करें।